शहर के लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात से एक बहुत जानी मानी शख्सियत, एक बहुत अच्छी सृजनकर्ता, लेखक, कवि, मीडियाकर्मी, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जाने कितने कितने आयामों को अपने में समेटे हुए एक विशेष शख्सियत आज हमारे बीच हैं। और आज हम उनके सानिध्य का लाभ लेंगे, उनके अनुभवों पे चर्चा करेंगे और उनसे बहुत नई चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे और समझता हूँ हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत माइन भाई। हम बहुत ही पुलकित हैं कि आप उदयपुर तशरीफ़ लाए और आपसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। आप तो जाने कितनी कितनी प्रतिभाओं से संपन्न हैं और शायद विधाता कभी कभार कोई ऐसी अपनी सृष्टि का नमूना हमारे सामने देता है जो हर जिस क्षेत्र में भी वो पैर रखता है, जिस क्षेत्र में वो हाथ लगाता है, उसमें कुछ ना कुछ बहुत उम्दा करके बताता है। उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा। और बहुत सारे आयाम हैं और समय बहुत सीमित है, इसलिए शायद सारे आयामों पर मैं चाह करके भी, मेरी इच्छा होते हुए शायद हम इतनी चर्चा न कर पाएँ। फिर भी मैं कुछ चुनिंदा आयामों पर आपके मंतव्य जानना चाहूँगा, आपके अनुभवों से हमारे दर्शकों को लाभान्वित करना चाहूँगा। जैसा मैं जितना जानता हूँ आपके बारे में, पूरी आपकी सीवी तो करीब 20-22 पेजेस की थी, और सार रूप में अगर मैं कहूँ तो आप गुजरात में जन्मे, शिक्षाविद पिता और कलाकार माँ की संतति हैं आप। और जैसा आपकी जीवनी से कुछ मुझे जानने को मिला, आपका बचपन भी संगीत के साथ शुरू हुआ, जन्म घुट्टी थे और आप गीत लिखते भी हैं, गाते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, तो म्यूज़िक का भी एक क्षेत्र आपका है। तो आप जैसा आपने बताया था कि म्यूज़िक में रुझान आपको बहुत नन्हे शैशव काल से ही हो गया था, जब आप पालने में थे और मदर घर के कामकाज में बिजी रहती थी तो रेडियो या ट्रांजिस्टर रख जाती थी। तो पहली घुट्टी मुझे लगता है किसी सृजनात्मक विधा की आपको संगीत की मिली। सही बात है। और आपने उसको आत्मसात किया है ना। और फिर मुझे ताजुब ये होता है कि संगीत शायद प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वहाँ आप कहाँ बिल्कुल अलग एक आर्किटेक्चर के फील्ड में किस तरह से आए, वो बड़ी जिज्ञासा मुझे, थोड़ा आप उसके बारे में बताएं। संगीत वो आत्मा की खुराक है मेरे लिए। बचपन से संगीत के साथ में ही पला बड़ा हूँ जी। तो वो मेरा शौक है ऐसा मैं नहीं बोल सकता, वो मेरा जीवन है। जी जी। और आर्किटेक्ट जो है वो पत्थर और लोहे उसमें भी संगीत डाल के क्रिएटिव बना देता है डिजाइन को। बहुत सुंदर बात। तो फिर उसमें भी संगीत तो है ही, सिर्फ वो दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है। ये देखिए, आपने बहुत ही प्यारी बात कही। हम अक्सर करके बड़ी रूढ़ परिधि में कैद होकर के रह जाते हैं, केवल सतह तक सीमित रह जाते हैं। आप पत्थर और लोहे और जिसको हम निष्प्राण और बेजुबान मानते हैं, उनमें से आप संगीत की ध्वनि सुनते हैं, ये कलाकार ही कर सकता था। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मयंक भाई। और फिर मैं ये भी जानना चाह रहा था कि आर्किटेक्चर के फील्ड में आप आए और बहुत काम कर रहे हैं, बहुत नाम है आपका, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी आपके प्रोजेक्ट्स बड़े कामयाब रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ आपसे जानने की उत्सुकता है कि आमतौर पर जैसे कोई अपनी फर्म एस्टेब्लिश करता है तो सच एंड सच एसोसिएट्स या समथिंग लाइक दैट। सही बात है। पर आपके उसमें मुझे बहुत एक रोचक और आकर्षक चीज़ ये जानने को मिली कि आपने उसमें मयंक रावल्स लाइफ डिज़ाइन स्टूडियो की संकल्पना की है। तो वो जैसे मुझे जिज्ञासा वैसे हम सबको होगी, क्योंकि डिज़ाइनिंग का क्षेत्र हम बहुत एक सीमित दायरे में लेते हैं, पर लाइफ फास्टर है। तो लाइफ को आप डिज़ाइन की परिधि में रख करके वो जो आपकी संकल्पना है उस पर थोड़ा सा जानकारी आप दीजिएगा। बेसिकली मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था जी, तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि वी डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस नॉट द बिल्डिंग्स। तो अनुभव जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं। कि बाहर का आदमी बोलता है कि बहुत खूबसूरत मकान है जी, वो सही नहीं है। जो अंदर रहते हैं वो खुश होने चाहिए, खुशहाल होने चाहिए। और वास्तु का मेरा जो एक्सपर्टीज है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा मैनेजमेंट मैंने सीखी हुई है जी, तो मैं वो गाइडेंस देता हूँ। और हर एक इंसान अलग है, वो समझ के मैं अपने डिज़ाइंस बनाता हूँ। तो जब इंसान वहाँ पे रहता है तो वो हैप्पीली रहता है। जी।
जॉयस लाइफ मिलती है। जी जी। तो हम लाइव्स को डिजाइन करते ही है, हाँ। तो सोचा कि लाइव डिजाइन ही बहुत करते तो सुंदर, वही नाम बहुत देना सुंदर, चाहिए। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है आपका। लाइफ के साथ जोड़ करके एक जो निष्प्राण इमारत है और उसके जो बाशिंदे हैं उनमें खुशी की लहर पैदा करना और उसकी वेव्स, वाइब्स, जैसा हम मानते हैं कि हर जगह का एक वाइब होता है, पॉजिटिव वाइब आप क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये भी बहुत एक श्लाघ्य बात कर रहे हैं, आपका बहुत अभिनंदन। और फिर साथ में मुझे ये लगता है कि चूँकि अब डिज़ाइन की बात हो रही है, तो डिज़ाइन आमतौर पे लोग फैशन डिज़ाइनिंग या प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग इस तक सीमित रहते हैं। तो और चूँकि आप तो फैशन और रैंप वॉक और कोरियोग्राफी से भी आप जुड़े हुए हैं ना, संगीत के साथ में, तो मुझे वापस एक जिज्ञासा यही होती है कि रैंप वॉक और कोरियोग्राफी, उसके साथ जो मॉडलिंग और ये सब है, तो उसमें आप उसको किस तरह से आपने आत्मसात किया? और आप तो स्वयं भी ईश्वर के जैसे इतने सुदर्शन व्यक्तित्व हैं, शायद मुझे लगता है आपको मॉडलिंग में भी जाते तो आप ज़रूर उसमें कामयाब रहते। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। 89 में एक सिलेक्शन हो रहा था, ऑडिशन था जी रैंप वॉक के लिए। जी मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। जी फिर बात ये हुई कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था जी उससे जाके बोला कि अरे इसको तो पैर का प्रॉब्लम है, तो मेरा रिजेक्शन हुआ। उनका लेटर आ गया कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो मैं मिलने के लिए गया कि भाई जब मैं रैंप वॉक कर रहा था आपको पता चला? जी तो उन्होंने बोला नहीं चला। मैंने बोला फिर से ऑडिशन करो मेरी। जी। अब पता था कि वो इसी एंगल से मुझे देखेंगे, तो मैंने 15 दिन फिजियोथेरापी ली और वो करने के बाद मैंने फिर से ऑडिशन दिया और फिर से मेरा सिलेक्शन हुआ। वाह वंडरफुल। और एक बॉम्बे की मॉडल थी, उसके साथ में मैंने ऑफिशियल वो ब्रांड को रिप्रेजेंट करके रैंप वॉक किया, वो अप्रिशिएट हुआ जी। और बाद में मैंने बोला कि सिंस आपने मुझे सिलेक्ट किया है, मैं डिजाइनर हूँ, आपके कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स जो मटेरियल है मुझे दो, मैं खुद डिजाइन करूंगा। बहुत सुंदर, वाह। तो मैंने अपने कॉस्ट्यूम्स खुद डिजाइन किए, तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिला कि नहीं मैं अच्छा डिजाइन कर सकता हूँ। आज भी मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत। और मेरी बेटी जो है वो फिल्म मेकिंग सीख रही है, वो वीडियो सॉन्ग्स प्रोड्यूस करती है जी। तो हमेशा उसकी कोई वीडियो में एक दो रोल उसको कोई नहीं मिलता है तो बोलती आप कर लो। वंडरफुल। तो वो कंटिन्यू रखा है, लाइक फादर लाइक डॉटर। हाँ जी। और एक मुझे ब्रांडिंग के लिए मेरी एक एजेंसी बीच में आई थी, तो उन्होंने एक गारमेंट कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए बोला था जी। जब फोटोशूट हुआ तो मुझे पता चला कि काफ़ी ग्लैमरस मुझे दिखाया गया है जी। और मैं ग्लैमरस दिखना नहीं चाहता था क्योंकि लोग फैमिली मेंबर की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, फिर वो एक स्टार की तरह देखेंगे तो घर के दरवाजे बंद होने शुरू हो जाएंगे। बहुत आपकी सोच बहुत ऊंचाई पे जाती है। तो फिर मैंने मना किया और उन्होंने जो एडवांस दिया था वो वापस करवा दिया मैंने। क्या बात है, मुझे तो आप ये सारी बातें सुन करके कुछ पंक्तियाँ याद आती है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे एक मित्र की कविता है वो, दरअसल उन्होंने लिखा है, ये हाथ हैं, ये हाथ नहीं है पंख हैं, ये हाथ नहीं है पंख हैं, जरा पैर की बेड़ियाँ काट के तो देखो। तो आपने तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे आप। सही बात। मेंटालिटी है, आमतौर पे हम जिन लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, वहाँ जो भी प्रतिक्रिया हुई और बिल्कुल डिस्करेजिंग सा कुछ उन्होंने सिचुएशन क्रिएट किया, उसमें आप अपने दम पर, अपने आत्मविश्वास के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपने अपना यू डिड इट, यू मेड इट, सैल्यूट्स, मिलियंस सैल्यूट्स टू यू। और आर्किटेक्चर वाली बात पे भी मुझे एक जिज्ञासा हो रही थी। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, कमी नहीं है, बाहर के भी आर्किटेक्ट यहाँ भारत में आके काम करते रहे, लॉरी बेकर है, चार्ल्स कोरिया हैं, या आपके सतीश गुजराल स्वयं भी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे, इसी तरह से, या गोवा में गेरार्ड डिकाना है। तो इनमें से आप ली कॉर्बुज़ियर जिन्होंने तो पूरी चंडीगढ़ को बसाया, तो इनमें से किसी आप आर्किटेक्ट का इन्फ्लुएंस या उनसे प्रभावित या कोई इनसे इतर जिनको आप अपना आदर्श या गुरु मानते हो या जिनसे प्रभावित हो, उनसे भी थोड़ी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत सुंदर बात। लेकिन ली कॉर्बुज़ियर का काम मुझे अच्छा लगता है।
लुई कान नाम के एक आर्किटेक्ट है जिन्होंने आईआईएम और ये जी। ढाका जो है जी। उसका डिजाइनिंग किया। जी। तो वो उनकी फिलोसॉफी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाह। वो पूरा दिन साइड पे बैठे रहते थे, लाइट को ऑब्जर्व करते थे, विंड को फील करते थे, सराउंडिंग में बैठ के वो वहाँ बैठ के स्केचेस बनाते थे कि डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। उनका ये मानना था कि हर एक जो ज़मीन है जी। वो अपना डिज़ाइन खुद तय करती है, और मैं भी यही मानता हूँ, इसलिए मैं साइड पे घंटों बैठा रहता हूँ। वो एक ही प्रोजेक्ट एक साथ में करते थे, शुरू में मैंने वही किया, अभी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लेकिन मैं खुद साइड पे जाता हूँ जब तक मैं पूरी साइड को अपने अंदर नहीं, हाँ, इम्बाइब कर लेते हाँ, हैं। तब तक मैं पहली लाइन में ही ड्रॉ करता हूँ। तो लोग कई बार बोलते हैं कि पागल है, लेकिन मुझे पागल सुनना अच्छा लगता नहीं, है। आप दरअसल वो लोगों की अपनी सीमित और संकीर्ण सोच है, दृष्टि है। मैं तो इसको ऐसे मानता हूँ कि आप केवल आर्किटेक्ट नहीं हैं, बल्कि आप आर्किटेक्चर को पूरा जीते हैं। सही बात है, मेरे सभी क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं, और सिंस मैं आर्किटेक्ट तो हूँ ही, आर्टिस्ट भी हूँ, जी जी। तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स ऐसा लगता है कि कोई बड़ा सा आर्ट पीस बना है। अंदर जाते हैं तो पूरी एक ऐसी फीलिंग आती है कि कोई आर्ट के इंस्टॉलमेंट के अंदर जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहद खूबसूरत बात की। सर, वो वापस तो फैशन और उस दायरे में जाता है मेरा चिंतन। आज मीडिया बहुत हावी है हम पर, और आप तो मीडिया कर्मी भी रहे हैं, आप यूट्यूबर हैं, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की है, फोटोग्राफी में आपका योगदान है, अवदान है। तो आज की जो सिनेरियो है उसमें हम आम तौर पे एक चिंता हम महसूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कल्चरल इन्वेजन, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि मीडिया बहुत अश्लील चीज़ें परोस रहा है, हमारी संस्कृति की जड़ों पे प्रहार हो रहा है, और सारा मार्केट कंट्रोल करिए कि आपको त्यौहार क्या मनाना चाहिए और किस प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है। सर, तो इन चीज़ों को लेकर के आपके क्या विचार हैं? और मैं बचपन से बहुत इनोसेंट रहा हूँ जी। एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था, एक डिज़ाइन मुझे क्रिएट करना था, डोर डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट था। तो मैं थोड़ा एडवांस रहा हूँ पहले से, तो मैंने सोचा कि नेम प्लेट बाद में लगती है और प्रोजेक्ट को डिस्ट्रैक्ट करती है, तो मैंने नेम प्लेट वहाँ पे डिज़ाइन करके रख दी। जब जूरी में पूछा गया तो मैंने बोला कि सर इट्स नेम प्लेट। सर को बहुत गुस्सा आया, और हमारे जो फैकल्टी से वो गंदी गालियाँ बोलते थे, और एक भी गाली मेरे डिक्शनरी में थी नहीं। तो मैं सुनता रहा, फिर मैंने सोचा कि सर दूसरे स्टेट से है तो अपनी मदर टंग में कुछ बोल रहे हैं। जब खत्म हुआ तो मैंने बोला कि थैंक यू सर, उनको बहुत बुरा लगा। बाद में उनको पता चला कि ये ऐसा ही है। तो जिन चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं है, अज्ञान, वो कभी कभी आपको आगे जाने में बहुत हेल्प करता है। जी। ये अश्लील है या नहीं है वो तय करने वाले हम है ही नहीं। जो अच्छा नहीं लगता है आंखों को, उसको मत देखो, बहुत सही बात, उनको प्रमोट मत करो। आप बार बार उसको दिखा के बोलेंगे कि ये गंदा है तो आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि उसको निगलेक्ट करके आगे निकल जाओ। जी जी जी। सार सार को दही रहे, तोता दही उड़ाए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जहाँ पे मुझे आपकी एक और आयाम की अनुभूति होती है, वो है शिक्षक की आयाम, है ना। तो आप बहुत लोकप्रिय प्रोफेसर रहे हैं, बच्चों के लिए आपने बहुत मेहनत से किया है। मैं आपकी ज़िंदगी के कुछ पन्ने पढ़ रहा था, तो कहाँ आनंद से गुजरात में आप अहमदाबाद आते थे, बस और ट्रेन सफ़र तय करके, और नीडी बच्चों की मदद करते थे, और बच्चे उनसे लाभान्वित होकर के आज बहुत अच्छे कैरियर में हैं। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक यादें या कुछ तकलीफ दे यादें, वो आप बताना चाहेंगे? मैं पैशनेट हूँ जी। जब मैं आर्किटेक्चर में मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने देखा कि मेरी क्लास में बहुत ही कम गुजराती स्टूडेंट हैं, जबकि गुजरात में कॉलेज थी। दिल्ली वाले मेजोरिटी में थे, तो उन्हीं की चलती थी, वो डिसीजन लेते थे, हमें बोलते थे हमने डिसीजन ले लिया है। बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने सर्वे किया तो गुजरात में एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं था आर्किटेक्चर के लिए। तो अगर अच्छी ट्रेनिंग नहीं है तो एडमिशन कैसे लेंगे बच्चे? तो गुजरात में सबसे पहले मैंने पास आउट होने के बाद ये काम किया कि मैंने ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। और 97 में एक आर्किटेक्चर की बैच ऐसी थी जिसमें 100% स्टूडेंट मेरे ट्रेन किए हुए थे।
तो मेरी बैच सुबह 6 बजे शुरू होती थी, जी। रात को 12 बजे खत्म ओह, होती थी, ओह। सिंगल बैच। तो वंडरफुल। कोई चांस ही नहीं था कि वो सिलेक्ट ना हो पाए। जी जी। और लास्ट में तो ऐसा हुआ था कि मेरे एक टिपिकल स्टाइल थी पोर्टफोलियो की। तो बच्चा वो पोर्टफोलियो लेके इंटरव्यू में जाता था, बोलते थे मैंने कहा हमारा स्टूडेंट ठीक है, ये सेलेक्ट देखिए आपने अपनी एक पूरा अपना एक आइडेंटिटी कायम की, मतलब आप जेन नेक्स्ट को भी आपने पूरे अपने उसके साथ में रूबरू करा दिया। और बहुत सुंदर। और मेरे जो स्टूडेंट्स थे, मेरे फादर ने मुझे एक टैगलाइन दी थी, जो वैसे मेरा लाइफ का प्रिंसिपल वो बन गया। जब मैं कॉलेज में गया तो मैं काफ़ी यंग दिखता था, जो बोला कि दिखने में तो आप टीचर नहीं दिखते हैं, स्टूडेंट को इतना भरोसा दो कि ज़रूरत पड़ेगी तो कंधा रखने के लिए, आई मीन सर रखने के लिए कंधा है। जी जी जी। गलती से भी वो वहाँ पे हाथ ना रख पाए, ओह, तो उसको तकलीफ है, फादरली फीलिंग होनी चाहिए, फ्रेंडली नहीं। ओह, अच्छा अच्छा। इसी वजह से मैं शायद सक्सेसफुल बहुत एकेडमिशियन अच्छा, बन पाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। साहित्य पे और उस पे ताकि बहुत सारी इंटरव्यूज और आज भी शाम को होने जा रहा है। मुझे एक जिज्ञासा लेके आपके कलाकार पक्ष को लेकर के है। आपने तो करीब शायद 78 स्टाइल्स ऑफ आर्ट आपने अनुशीलन किया है, तो ये तो बहुत ही एक रोचक और बहुत ही मतलब जिज्ञासा भरा एक मुद्दा है। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेरी माँ जो आप- है वो आर्ट सीखी हुई जी है जी और वो पेंटिंग्स बनाती थी। जी। तो बचपन में मैंने जो भी अपने घर में देखा, जैसे आपके घर में आते हैं तो पता जी। चलता है कि आर्टिस्ट का घर है, शुक्रिया। तो अगर उनको जैसे कि कोई पुराना बर्तन मिल जाता था तो उसके ऊपर उससे पेंटिंग बना दी है, वाह। यानी कबाड़ी में कुछ भी नहीं जाता था, जी, वो जी, आर्ट पीस बन के घर में ही ठहर जाता था। वो भुट्टे में तो मुझे- आर्ट को अप्रिशिएट करना, उसको विजुलाइज करना, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। जी दूसरा, बचपन से मैं काफ़ी क्यूरियस रहा हूँ, जी। कुछ भी होता है तो मुझे लगता है ऐसा क्यों होता है, मैं सवाल पूछ रहा था। आप नचिकेता थे, मुझे तो उपनिषद का नचिकेता कैरेक्टर ध्यान आता है। बहुत सुंदर। तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे हुए। हाँ, हमेशा अदर साइड ऑफ द स्टोरी जाके मैं सोचता था कि इसने ऐसा किया है तो वजह क्या होगी। जी। वाह। तो वो सब जानने के बाद जब मैं बड़ा होता गया तो ऐसा लगा कि बाहर जाना है। हम्म, पिताजी ने बोला कि अगर आपको मूवी देखनी है तो पैसे नहीं है, लर्निंग के लिए पैसे हैं। हम्म, तो लर्न करना वो मेरी ज़रूरत बन गई, बाहर जाना है तब। जी जी। वो ज़रूरत को पूरी करने के लिए मैं अलग अलग गुरु से मिला। मेरे गुरु कोई फुटपाथ पे रहते थे, कोई छोटी सी कुटिया में रहते थे, जी कोई यानी प्रॉस्परस लोग नहीं थे। जी। तो उनके यहाँ जाके उन्होंने जो शर्तें रखी कि मेरे लिए टिफिन लेके आना पड़ेगा, तो मैं खाना लेके जाता था। उन्होंने बोला कि मेरी सब्जी काटनी पड़ेगी, तो वो काट के उनके साथ में मैंने एक तरह से सीखा। आप गुरुकुल प्रणाली को जिए। हाँ, तो उस तरीके से मैं सीखता गया। जब आर्किटेक्चर का एडमिशन हुआ, मेरा पोर्टफोलियो देखा तो उन्होंने काउंट करना शुरू किया कि 1 2 3 4 50 तक पहुंचे। तो फिर डाउट किया कि नहीं, ये किसी का कंपाइलेशन है, एक आदमी इतना नहीं कर सकता। हाँ, उनका अचंभित होना स्वाभाविक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है ना कि इतना मल्टीफेरियस टैलेंट का कोई व्यक्ति हो। बहुत अच्छी बात। एक आदर्श शिक्षक में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि असफलता, जी एक विद्यार्थी अगर असफल होता है जी। तो एक गुरु असफल हो रहा है। बहुत बड़ी बात। फेलियर ऑफ अ स्टूडेंट इज अ फेलियर ऑफ अ टीचर। तो गुरु जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका विद्यार्थी सफल ही हो जाए, वो उसका कर्तव्य है। बस यही मैं मानता हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, गुरु में वो गुण संपन्न होना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थी को परास्त न होने दे, और उस तरह का उसको मॉरल सपोर्ट और उसमें जो खूबियाँ हैं वो इल्म है। स्किल्स भी इस तरीके से डेवलप करनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जी जी। और कला के ही क्षेत्र में एक छोटा सा और प्रश्न मुझे दिमाग में आता था। अब अभी कला को लेकर के कभी कभी डायलॉग होता है कि कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट, या जिसे आम भाषा में लोग मॉडर्न आर्ट कहते हैं, और कई बार एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, उसमें लोगों को समझ में आती है नहीं आती। वेरएज़ दूसरी साइड में हमारी पारंपरिक कलाएं हैं जो मिनिएचर्स हैं या अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट। तो इनमें से दोनों में से किसको आप ज़्यादा महत्वपूर्ण और किसको ज़्यादा भारत के आर्ट सिनेरियो में इम्पोर्टेंट मानते हैं? उसमें थोड़ा सा जानकारी
बेसिकली मैं जिनसे सीखा, जी उनकी आर्ट बहुत ही अच्छी थी। जी मुझे लगता है कि जिन लोगों को फेम मिली है, जी उनसे भी अच्छे लोग थे वो, जी लेकिन वो रियल आर्टिस्ट थे। जी वो आर्ट को बेचना नहीं जानते थे। हम्म, और उनकी लाइफस्टाइल जैसे जैसे मैं देखता गया, हम्म, मुझे लगा कि सिर्फ आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। जी मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल्स वो इनमें होनी चाहिए। जी और आर्ट किसी सीमाओं के अंदर नहीं होनी चाहिए कि ये आर्ट है तो ऐसी ही बनेगी। जी उसको अलग तरीके से एक्सप्लोर करने का जो एक माध्यम है वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए। जी तो जैसे जैसे मैं सीखता गया, मुझे लगा कि मुझे आर्ट के लिए कुछ करना है। तो मेरा एक ड्रीम बना कि मैं आर्ट विलेज बनाऊंगा, जिसमें इंटरव्यू लूंगा, फीस नहीं लूंगा, कोई भी आके वहाँ पे लर्न कर सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि आपने इस आर्ट को सीखा है तो आप 3 बैचेस को पढ़ा के जाएंगे। बहुत अच्छा तो है। वो एक जनरेशन नई बनती जाएगी। जी, वो जो आर्ट क्रिएट करेंगे उनका एक पूरा मैनेजमेंट का सेगमेंट वहाँ पे रखेंगे कि वो मैनेजमेंट के पीपल जो है सेल करने में हेल्प करेंगे। जी तो उनको पता चलेगा कि आर्ट को सेल कैसे करते हैं, एग्जिबिट कैसे करते हैं। और उसके लिए मैं फंड इकट्ठा कर रहा था। जी 2008 तक मुझे लगा कि ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, मैं ज़मीन खरीद लूँगा। और फिर मोदी जी की वजह से लैंड वैल्यूज इतनी हाई हो गई कि विकास हुआ। जी, तो मेरा ड्रीम जो था वहीं पे रुक गया, जी। क्योंकि आप फिर बताएं। आउट ऑफ रीच हो गया। तो 2006 से हमने फिर मयंक रावल फाउंडेशन शुरू करके आर्टिस्ट को प्रमोट करने की एक्टिविटीज शुरू की। जी तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं जी उनकी कंपटीशन रखी, जिसमें कोई सब्जेक्ट वो खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन उनको जस्टिफाई करना होता है। तो पहले ही साल 4700 स्टूडेंट आए जी और लास्ट टाइम हमारे पास 93,000 स्टूडेंट्स थे। माय गॉडनेस 2009 से हमने यंग आर्टिस्ट इवेंट शुरू की कि जिनको कोई जानता नहीं है ऐसे आर्टिस्ट के लिए इवेंट करो। जी जी लास्ट टाइम हमारे पास 350 आर्टिस्ट थे, 11 स्टेट से आए थे। और फिर आर्ट टीचर का इवेंट हमने शुरू किया। सरप्राइजिंगली आर्ट टीचर में एक भी एंट्री नहीं आई। अरे तो मैं हर एक स्कूल में गया, उनसे बातें की तो बोला कि नहीं अभी तो हमें जॉब मिल चुकी है तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला कि आप आर्ट टीचर है, आप काम नहीं करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। उनको मोटिवेट किया। आगे जाके 3 साल बाद एक एंट्री आई जिसको मैंने डिस्क्वालीफाई किया कि आपका काम इतना वीक है कि हम आपको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर उनके लिए वर्कशॉप रखे, उनको मोटिवेट किया, ट्रेन किया। और लास्ट टाइम बढ़ते 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 हमारे पास 35 एंट्रीज आई। 0 में से 35 तक पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लगा, जबकि स्टूडेंट 4700 से बढ़ के 93,000 हो गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मैं भाई आपकी जो भी व्यक्तित्व हमने अभी थोड़ा बहुत जाना सुना आपसे, मुझे लगता है सबके पीछे एक सृजन धर्मा स्वभाव, पैशनेट होना, प्रेम, मानवीयता, संवेदना, ये इन सब के मूल में है। और ऐसे व्यक्ति आज मिलना सच में बड़ी प्रशंसा की बात है। आपको बहुत साधुवाद, आपका बहुत अभिनंदन। आप आए और आज हमने आपसे बात की और हमारे श्रोता भी जरूर लाभान्वित हुए होंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद।